नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। जो हमारा पहला सवाल है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द इंटेंस लो प्रेशर एरियाज कन्फाइंड टू द एरियाज लाइंग बिटवीन। कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं ये आपके निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं और ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर कहाँ तक सीमित रहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ, 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ या फिर 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। चार ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। तो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक ऐसा साइक्लोन है जिसके सेंटर में लो प्रेशर एरिया होता है या फिर निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है और इसी निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ चारों तरफ से जो हवाएं हैं वो आती हैं। चारों तरफ से हाई प्रेशर एरिया से जो हवाएं हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं ताकि इस लो प्रेशर एरिया को खत्म कर सके या फिर इसको बराबर कर सके। और ये जो लो प्रेशर एरिया है जब इसके पास हवाएं आती हैं तो ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, एक फोर्स है वो कोरियोलिस फोर्स जो है वो हमारी अर्थ के रोटेट होने की वजह से फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। और उसकी वजह से होता क्या है, जो आपकी हवाएं हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स द राइट, मतलब राइट दिशा की तरफ जो है वो उस तरफ को झुक जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की साइड को डिफ्लेक्ट होती हैं। तो मान के चलिए आपका ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब कि लो प्रेशर एरिया है, इसकी तरफ को जितनी भी हवाएं आएगी अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि ये जो साइक्लोन है इसके चारों तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो इसके राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से राइट साइड को डिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ पर एक साइक्लोन बनेगा, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन बनता है, सवाल ये नहीं था कि साइक्लोन कैसे बनता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बट सवाल ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनता है। तो देखिए इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि नाम से यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बात हो रही है तो मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया की बात हो रही है। और ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है आपका, जो कि आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में नजर आता है। देखिए ये आपकी इक्वेटर लाइन गुजर रही है, इक्वेटर से यहाँ पर आपका 30 डिग्री यहाँ पर और 30 डिग्री यहाँ पर, तो इसके बीच का ही एरिया है वो सारा एरिया जहाँ पे साइक्लोन आपके डेवलप होते हैं और इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। देखिए अब ये जो साइक्लोन है ना, इनको लोकल लैंग्वेज में या फिर इनको जगह के अगर अकॉर्डिंगली, देश के अकॉर्डिंग या फिर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि ये जो जापान वाला क्षेत्र है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक जो एरिया है वहां पर इसको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन में और ऑस्ट्रेलिया के पास इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के पास इसे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है सेम चीज है, बस नाम अलग अलग है। तो एरिया कौन सा है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है natural hazards are elements of circumstances in the natural environment that have the potential to cause the harm to people or property or both. Second statement है natural disaster are relatively sudden and cause large scale widespread death, loss of property, disturbance to the social system and the life over. हिंदी में अगर बात करें, प्राकृतिक खतरे या फिर नेचुरल हिजार्ड जो है वो प्राकृतिक वातावरण में परिस्थितियों के तत्व हैं जिनमें लोगों या संपत्ति दोनों का नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। सेकंड है प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत अचानक होती हैं और बड़े पैमाने पर व्यापक मृत्यु, संपत्ति की हानि और सामाजिक प्रणालियों और जीवन में अशांति का कारण भी बनती है। तो ये दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नजर आ रही है। देखिए नेचुरल हैजार्ड्स क्या होता है ना, नेचुरल हैजार्ड्स के तौर पे आप ये इमेज देख सकते हैं, अर्थक्वेक आए, वोल्केनो आए, सुनामी, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म, ब्लिजर्ड्स, टोर्नाडोज, हरिकेन्स, फ्लड्स, ड्रॉट, वाइल्ड फायर जो होती हैं, या फिर सिंक होल, जब पृथ्वी जो किसी एक जगह से धंस जाती है अंदर की तरफ को, उसको सिंक होल बोलते हैं। तो ये सारे नेचुरल हैजार्ड्स हैं। नेचुरल हैजार्ड मतलब कुछ ऐसी आपदाएं जो कि प्रकृति के द्वारा की जाती हैं, उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है डायरेक्टली, तो उनको नेचुरल हैजार्ड्स कहा जाता है। अब ये स्टेटमेंट सही है कि ये इन्वायरमेंट को पोटेंशियली हार्म पहुंचाती हैं, लोगों को भी, और प्रॉपर्टी बहुत इससे इफेक्ट होती है, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि नेचुरल डिजास्टर रिलेटिवली सडन होती है, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो ये एकदम से होती है, बिल्कुल सही बात है।
वोल्केनिक इरप्शन होगी तो वो कोई पूरा बताकर थोड़ी ना आएगी कि वोल्केनिक इरप्शन होने वाली है, या फिर सुनामी आएगी तो वो भी बताकर नहीं आएगी, अर्थक्वेक आएगा तो वो भी बताकर नहीं आएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो नेचुरल हिजार्ड्स है वो एकदम से होते हैं, और इससे काफी ज्यादा इंसानों को, जानवरों को, हर तरह की जो जीव जंतु है उनको नुकसान पहुंचता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है आपकी। अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फिनोमिना ऑफ मास मूवमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन की घटना के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो मास मूवमेंट है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे मास मूवमेंट का मतलब होगा एकदम से बहुत सारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको टर्म समझा देता हूँ, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत है। देखिए मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इस पिक्चर में देखिए, जब आपकी बहुत सारी मिट्टी जो है वो बहना शुरू कर देती है। अभी आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो मॉनसून है उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अब एग्जैक्टली लैंडस्लाइड ही मास मूवमेंट होता है, बट देयर इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि मास मूवमेंट जब होगा तो वो बहुत स्लो होता है और वो बहुत बड़े एरिया में होता है। लैंडस्लाइड कंपैरेटिवली एकदम से आपको होता हुआ नजर आता है कि जमीन जो है वो धंस रही है, और ये होता भी थोड़े एरिया में ही है लैंडस्लाइड। लेकिन मास मूवमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। खैर ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये काफी बड़ा एरिया है, और यहाँ से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे धंस कर नीचे जा रही है, तो उसको मास मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मास मूवमेंट, कि मास मूवमेंट के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल क्रीप, वेदरिंग और लैंडस्लाइड। सॉइल क्रीप का मतलब क्या होता है, सॉइल क्रीप का मतलब ये होता है कि जब मिट्टी धीरे धीरे करके धंस रही होती है या फिर आगे की तरफ को खिसक रही होती है, उसको बोला जाता है सॉइल क्रीप। और ये हमें नजर नहीं आता है। मान लीजिए आपका घर भी है, उस जगह पर कोई बड़ा एरिया है, जमीन है, वहां पे आपका घर है, तो मिट्टी धीरे धीरे धसेगी, आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि उसका पेस जो है वो बहुत स्लो है। लेकिन हाँ, अगर उस मिट्टी धसने की वजह से आपके घर में दरारें आ जाती हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि जमीन तो हिल रही है, तभी दरारें आ रही हैं, तो उसको सॉइल क्रीप कहा जाता है। वेदरिंग जबकि अलग चीज है। वेदरिंग का मतलब होता है पत्थर का टूटना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। और लैंडस्लाइड आपको पता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, जब लैंड खुद स्लाइड करती है एकदम से। तो मास मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर दो चीजें देखने को मिलेगी, सॉइल क्रीप और दी लैंडस्लाइड। तो ये दोनों राइट आंसर है। वेदरिंग मास मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, वेदरिंग के दूसरे एजेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हवा, पानी, ये सब चीजें वेदरिंग करती हैं मिट्टी को, पत्थरों को, तो वो मास मूवमेंट में नहीं आते हैं। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एलुवियल सॉइल। द सॉइल कवर्स 40% पार्ट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। और एलुवियल सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर्स इन प्लेन्स, वैली, फ्लड प्लेन्स और द डेल्टास, कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो मैदानी इलाकों में है, मैदानी इलाकों, घाटियों, बाढ़ के मैदानों और डेल्टाओं में नदियों के द्वारा किया जाता है। डिपोजिशन बाय द रिवर्स, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो आपको जलोढ़ मिट्टी ही नजर आएगी, और ये सारा हिस्सा क्या है, उस जलोढ़ मिट्टी का है। इवन आपका वेस्टर्न साइड में भी ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वहां तक आपकी ये जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो सही बात है, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 40% एरिया कवर्ड बाय दी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा कवर किया जाता है। और ये स्टेटमेंट भी सही है कि एलुवियल सॉइल जो होती है उसकी फॉर्मेशन, जो नदियां बहती है जब वो बह के आती हैं तो वो डिपोजिशन करती हैं सामान को, मिट्टी को, कंकड़ पत्थरों को डिपोजिट करती रहती है, और उन्हीं की वजह से जलोढ़ मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। आप इस पिक्चर से ही समझ सकते हैं। जो मैक्सिमम रिवर्स इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको ये जगह देखने को मिल रही है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, इस पूरे हिस्से में जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। तो एक्चुअली में यहाँ पर है कौन सी, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ पे गंगा की तरफ को मिल रही है, इस तरह से जा रही हैं। कुछ नदियां यहाँ से इस डायरेक्शन में बह रही हैं, और ज्यादातर जो वेस्टर्न रिवर से ओरिजिनेट होती हैं रिवर, वो इस डायरेक्शन में जाती हैं, तो इस हिस्से में यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं। तो यहीं पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। सो बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द सॉइल इरोजन। बहुत ही आसान सवाल है। वाटर, विंड, ह्यूमन एक्टिविटीज, डिजास्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एजेंट्स की बात की जाए तो देखिए ये अगर मैं बात करूं, डिजास्टर हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, ये सॉइल इरोजन होती तो है बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कम होती है।
जो दो इंपॉर्टेंट अगर बात करें, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो एजेंट है या फिर इंपॉर्टेंट जो एजेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए 1 और 2। ह्यूमन एक्टिविटीज भी है लेकिन बहुत कम स्केल पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ द सॉइल इरोजन। तो दो एजेंट्स है विंड एंड वाटर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है मिट्टी का अपरदन करते हैं, मृदा अपरदन करते हैं, तो ये राइट आंसर आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं पानी की वजह से हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स की वजह से हैं, ये भी पानी की वजह से हैं, और ये हवा की वजह से हैं, ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आज के लेक्चर में। आई होप आपको सवाल पसंद आए होंगे। तो आगे अगर बात करें गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी 2024 का यूपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच में आपको कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। कोर्स की अगर फीस की बात करें तो काफी कम 2999 में आपको ये जो बैच है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जा सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है गोयला क्लासेस के नाम से, आप वहां पर भी जा सकते हैं और वहां पर ये आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। किसी भी और जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।